हम 222वें नंबर पे हैं इस वक्त। टोटल 226 मुल्कों में हमारा नंबर 222 है। इसमें साउथ सुडान, लेबनान, हैटी और सुडान, ये 4 मुल्क हमसे नीचे हैं। हम 222वें नंबर पे आ गए हैं। कहाँ हम 50वें नंबर पे थे, कहाँ 60वें, 70वें, 80वें, 85वें, 90। इससे बिलो कहाँ जाएंगे आप 226 पे। तो वो भी चले जाएंगे आप। बात ये है कि अगर आपने नीचे से फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आ चुके हैं। एजुकेशन का सिस्टम आपका तबाह है, इकोनॉमी का सिस्टम आपका तबाह है। इंटरेस्ट क्यों कम हुआ? गवर्नमेंट खुद लैंडिंग लिंक करती है, खुद लोन ले रही है स्टेट बैंक से। ये अली बाबा 40 चोर हैं जो इस इकोनॉमी को कैप्चर करके बैठे हुए हैं, जो आपको हिलने नहीं देंगे। कुरान को मजाक समझा हुआ इन्होंने कि किस तरह निजाम चलाएंगे पाकिस्तान का। अब इस तरह चलाएंगे। अगर आप पाकिस्तान का निजाम ठीक करना चाहते हैं कि तमाम प्राइवेट स्कूलों से जितने बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो CSS का इम्तिहान नहीं दे सकते, वो किसी सरकारी जॉब में नहीं जा सकते। मैं देखता हूं प्राइवेट स्कूल कैसे, गवर्नमेंट के स्कूल कैसे ठीक नहीं होते। मैं तो कहता हूं कि FC कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज ने डकैत पैदा किए हैं। ये पढ़े लिखे डकैत इस मुल्क में पैदा हुए हैं। अगर इंसान के बच्चे होते, इनको नहीं पता कि किस तरह जिंदगी गुजारी है। यहाँ पे एक मिनिस्टर है, उसका बाप क्या लाहौर में साइकिलों को पंचर नहीं लगाता था? वो 12,000 रुपए पे मुलाजिम नहीं था नजीर एंड कंपनी के पास? उसके पास अरबों रुपए कैसे आ गए? मैं इस हकदार की बात कर रहा हूं। अगर आप जमहूरियत कहते हैं इसको कि जनाब आपको CCD जैसा महकमा तैयार करना पड़े, अगर लॉ एंड ऑर्डर सही होता क्या CCD की जरूरत थी? सवाल पैदा नहीं होता। अल्लाह माफ करे किसी मुल्क में ऐसा ना हो। 800 से ज्यादा बंदों को कत्ल कर चुके। ये फिगर 2000 के करीब है। ये 2000 के करीब बंदा मरेगा क्योंकि ये कहां का कानून है कि 3 कत्ल करो और बरी। अस्सलाम नाज़रीन, आज हम एक मुख्तलिफ एपिसोड लाए हैं। मुख्तलिफ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत कम होता है कि कोई अमीर आदमी, कोई रईस आदमी, कोई बंदा जो कारोबारी हैसियत में किसी मेजर जगह पे रहा हो, वो किसी प्लेटफॉर्म पे एक अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड तरीके से बात करे। आज हमारे साथ अबू ज़र शाद साहब हैं जो माशाल्लाह ख़ुद भी काफ़ी देर से लिखते भी रहे हैं, गुफ्तगू भी करते रहे हैं मुल्क की बेहतरी के ऊपर, कारोबार भी करते रहे हैं, चेंबर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन आज जो उनसे हम सवाल करेंगे तो आप समझें कि हमने उनको अदालत के कटहरे में बिठाया हुआ है और एक के बाद एक उन पर इल्ज़ाम लगाएंगे और पूछेंगे कि आज तक रियासत तरक्की क्यों नहीं कर पाई। सर, पहले तो आपका टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ आपका टाइम मसरूफ़ होता है। सर, पहला सवाल ही सख्त है। पूरी पाकिस्तान, पूरी आवाम ये समझती है कि लोग जो लैंड क्रूज़र चलाते हैं, जो रईस होते हैं, जो मिलों फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। इसकी आप क्या जवाबदेही कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली लैंड क्रूज़र हो या मर्सिडीज़ हो या कोई भी गाड़ी हो, ये हर उस शहरी का हक है जो टैक्स देता है। और जो टैक्स नहीं देता वो कस्टम चोरी की गाड़ी चलाता है, इलीगल गाड़ी चलाता है। जैसा कि आपके सामने बलूचिस्तान में और KPK में कई गाड़ियां नॉन टैक्स पेड चल रही हैं। और जो तगड़ा माफिया है, जो इस मुल्क का माफिया है, माफिया से मतलब जो सियासत के नाम पे हो, चाहे वो बैंक के नाम से हो, चाहे वो स्टील के नाम से हो, चाहे शुगर में हो, उसको आप माफियाज का नाम देते हैं। ये क्यों बने? माफियाज क्या है? असल में कहानी यहाँ से शुरू होती है जब डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने एक रात में महरम से मुजरम बना दिया था इस कौम को, कि इस कौम की तमाम चलती हुई सनतों को नेशनलाइज किया था। कहानी वहाँ से शुरू होती है। ठीक है। जब ये नेशनलाइज किया गया उस वक़्त इत्तफाक फाउंड्री भी नेशनलाइज हो गई थी और हर इंडस्ट्री, इवन के एजुकेशन सिस्टम, हर चीज़ नेशनलाइज हो गया। वो भट्टू साहब की ये गलती आज 51 साल हो गए हैं, हम ठीक नहीं कर सके। ओके। आपका पाकिस्तान 78 साल का हो गया है। बदकिस्मती से अयूब खान ने इंडस्ट्री लगाई। अयूब खान साहब के बाद अगर इंडस्ट्री लगाई तो ज़ियाउल हक साहब ने लगवाई, और ज़ियाउल हक साहब के बाद अगर इंडस्ट्री लगाई तो जनरल मुशर्रफ साहब ने लगवाई थी। बाकी ये जो 44 साल जमहूरियत के हैं, जमूद के हैं, ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या? बेनामी से मतलब ये
कि ये कोई कायदे आज़म को बेच रहा है, कोई भट्टू को बेच रहा है। ठीक है। ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन 44 साल से खलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जिस साल पहली दफा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ बने, उस वक्त पाकिस्तान के पास 285 टन सोना था, आज 65 टन है। यानी कि तब से आज के दौर में जी, उस वक्त 285 टन सोना था जब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं नवाज शरीफ साहब, और आज आपके पास सिर्फ 65 टन सोना रह गया है। आज अब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं। वही खानदान है जी। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अगर नेशनलाइज ना होती इंडस्ट्री, तो नवाज शरीफ साहब बिरला टाटा बन गए होते इस कौम के, वो कभी भी सियासत में ना आते। ये सियासत में लाया गया है सिर्फ इसलिए कि भट्टू साहब की दुश्मनी निकालने के लिए जनरल जिलानी ने, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ साहब को इंजेक्ट किया था। ये पैदाइशी अगर लीग के होते, मुस्लिम लीग के ऑनर होते, तो ये कायदे आज़म के साथ इनका कोई एक राब्ता है नहीं। तो फिर ये एक्सीडेंटल हमारी किस्मत के बने लिखने के लिए कि जी हम फनकारी करेंगे। आप ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बने तो उस वक़्त डॉलर कितने का था? आपके इल्म में होना चाहिए, डॉलर 32 रुपए की खेल में था। आप देख लें कि इस जमहूरियत सिस्टम ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, उल्टा 30 मल्टीनेशनल कंपनी विद इन 2 ईयर पाकिस्तान छोड़ के चली गई। ये अभी पिछले 2 साल में जी। अच्छा जी। और जुल्म की इंतहा, 8,000 से ज्यादा लोग पाकिस्तान से पाकिस्तानी दुबई शिफ्ट हुए इंडस्ट्रियलिस्ट ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक। आप लोगों ने इस मुल्क के बिजनेसमैन को चोर समझ के ट्रीट करते हैं। इंतहा की ये आलम है कि एक इंस्पेक्टर किसी भी महकमे का हो, वो आपकी इंडस्ट्री बंद करा देता है। अरबों रुपए की इंडस्ट्री एक इंस्पेक्टर बंद करा देता है। उसकी मिसाल पिछले दिनों एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने शेखुपुरा रोड पे पेपर मिलें बंद कराई, इंडस्ट्री बंद कराई पोल्यूशन के चक्कर में, जबकि 83% पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट का है। 9% शेयर इंडस्ट्री का है पोल्यूशन में, 4% शेयर इंडिया का है, इंडिया से पोल्यूशन आता है जी, और 3% शेयर हमारी फसलें जलाने और भट्टों की वजह से है। मेरी समझ नहीं आई कि पाकिस्तान की इकॉनमी को चलते हुए सिर्फ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के खाते में आपने इंडस्ट्रियां बंद करा दी। उसका नुकसान क्या हुआ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में 192 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया है आपका, रेवेन्यू का टारगेट से कम हुआ है। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का आपका शॉर्टफॉल 300 अरब रुपए का आएगा। बात यह है कि अगर आप टारगेट रखें और टारगेट अचीव ना हो, इट्स मीन कि कोई कमजोरी है आपके सिस्टम में। जी। सिस्टम में कमजोरी क्या है? हर सेक्टर इंडस्ट्री से वाबस्ता है। एनवायरनमेंट, लेबर, सोशल सिक्योरिटी, EOBI, हर महकमा, तकरीबन 36 महकमे एक इंडस्ट्री के ऊपर हुकूमत करते हैं। मुझे ये बताइए कि दिन भी 24 घंटे का है, दिन रात, और 36 महकमे अगर हों, 36 लोग आपकी ऑब्जर्वेशन करें, तो क्या इंडस्ट्री चल सकती है? नहीं चल सकती। यहाँ पे एक बहस होती है और मैं वो यहाँ पेश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग सारा काम बाय द बुक करें तो फिर क्या टेंशन है। बहुत अच्छी बात की आपने। इस वक्त सिर्फ 3% इंडस्ट्री के पास कर्जा है, सिर्फ 3%।
8 करोड़ 80 लाख अकाउंट सेविंग अकाउंट है आपके पास 55 बैंकों में। 1 करोड़ 60 लाख करंट अकाउंट है। 10 करोड़ 40 लाख अकाउंट बनते हैं, जो तकरीबन 10 करोड़ 50 लाख के करीब अकाउंट हैं। अगर एफपीआर, स्टेट बैंक, तमाम बैंक और नादरा एक कमरे में बैठ जाए तो ये जो 8 करोड़ 80 लाख सेविंग अकाउंट हैं, इनको टैक्स नंबर जारी नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। ये किसका फॉल्ट है? सरकार का। बिल्कुल ठीक है। अब आगे आइए। मैं 1999 से कह रहा हूं कि 5000 का नोट बंद किया जाए। 26 साल हो गए हैं। ये रिश्वत की मेन वजह है। इस वक्त 35,000 अरब रुपए के नोट सर्कुलेशन में हैं, जो प्रिंट हुए हैं, जो बैंकों में नहीं है, जो स्टेट बैंक ने प्रिंट किए। ठीक है। इसमें से 50% नोट, 17,000 अरब से ज्यादा नोट लॉकरों में, लोगों के घरों में और सोने की सूरत में पड़े हुए हैं। ओके। अगर हुकूमत वाकई लॉयल है, अगर पाकिस्तान वाकई आप चलाना चाहते हैं, तो 5,000 का नोट बंद क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया में आप यूके चले जाएं, आप 5 पाउंड की नाश्ता नहीं ले सकते क्रेडिट कार्ड के बगैर। वहां नोट नहीं चलता। इकॉनमी काफ़ी कैशलेस हो गया वहाँ पे। डेनमार्क में 99% कैशलेस इकॉनमी है। पाकिस्तान में हैरान होंगे 83% इकॉनमी आपकी ब्लैक की है। लेकिन शहबाज जी साहब कैशलेस करने के लिए एफर्ट तो कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं। मैं कब कह रहा हूं नहीं एफर्ट्स कर रहे? हर बंदा कहता है कि मैं अगर नहीं जिंदा रहूंगा तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। वो भी यही कह रहे हैं। 44 साल से इनकी हुकूमत है। मुझे यह बताएं, जमहूरियत का 45 साल का सफर है, 41 साल ये 2 पार्टियां हुकूमत में रही हैं। इस तरह 32 रुपए से, बल्कि मैं ये कहता हूं 5 रुपए का डॉलर था जब पीपल्स पार्टी आई, 4 रुपए 90 पैसे रेट था। आज 280 रुपए रेट है। पीपल्स पार्टी के टाइम पे 4 रुपए 97 पैसे का डॉलर था जब भट्टू साहब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे। इतनी इन्होंने तरक्की की है। आपके सामने 5 रुपए की चीज 280 रुपए की हो गई है। यह जमहूरियत है। पूरी दुनिया में कहीं चले जाएं, जितने एम्बेसडर लगते हैं, कोई पीआईडी इकोनॉमिक्स होगा, कोई पीआईडी रिसर्च होगा, किसी ने कुछ ना कुछ पीआईडी की होगी, तो उसको वो एम्बेसडर लगाते हैं। तो आपके यहां प्राइम मिनिस्टर वो लगता है जिसने यूनिवर्सिटी देखी ना हो। आपके यहां प्राइम मिनिस्टर सदर उसको बनाया जाता है जिसने यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ पढ़ा हो। आपके पास जितने एडवाइजर हैं, कोई पीआईडी एडवाइजर है तो बताएं। दुनिया में एडवाइजर पीआईडी लोग लेते हैं, पढ़े लिखे लोगों को लेते हैं। महातिर मोहम्मद ने अगर तरक्की की थी तो उसने तमाम पीआईडी डॉक्टर मलेशिया बुला लिए थे। बात यह है, आप तरक्की करना चाहते हैं कि सिर्फ खलवाड़ा करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनना कोई बात नहीं है। इस वक्त मैं आपको बता दूं, रैंकिंग के आवाज से हम 222वें नंबर पे हैं इस वक्त।
टोटल 226 मुल्कों में हमारा नंबर 222 है, 222 पासपोर्ट वैल्यू का। फाइनेंशियल पासपोर्ट, इसमें साउथ सूडान, लेबनान, हैटी और सूडान, ये 4 मुल्क हमसे नीचे हैं। हम 222वें नंबर पे आ गए हैं। कहां हम 50वें नंबर पे थे, कहां 60वें, 70वें, 80वें, 85वें, 90। इससे बिलो कहां जाएंगे आप 226 पे तो वो भी चले जाएंगे आप। बात यह है कि अगर आपने नीचे से फर्स्ट आना है तो फर्स्ट आ चुके हैं, आप टॉप 5 में आ चुके हैं। आपकी इकॉनमी का यह आलम है कि 1 किलो दूध पूरे लाहौर में खालस नहीं मिलता। 1 किलो मुर्गी आप लेने जाएं, आधा हिस्सा वो मरी हुई मुर्गी आपको दे देगा। इस कौम का ये आलम है। फूड डिपार्टमेंट ये कर रहा है, ये कैंसर हॉस्पिटल पे हॉस्पिटल बन रहे हैं। आप इतने जालिम लोग हैं कि खालस दूध नहीं देते अपने बच्चों को। 1.5 लाख से ज्यादा दुकान है सिर्फ लाहौर में दूध बेचने की। किसी एक जगह से उससे कुरान पे हाथ उठवा दें कि ये खालस है, ओके मैं वादा नहीं कर सकता। और ये 40 किलोमीटर दूर इंडिया है, वो कहते हैं दूध में पानी डालने वाला हमारे भगवान को गाली देने के बराबर है। वो बुत परस्त हमसे अच्छे हैं जो खालस चीज बेचते हैं। सवाल ये था सर कि अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट कारोबारी रूल्स फॉलो करें तो फिर महकमों का क्या मसला है? बिल्कुल ठीक है। देखें, इस वक्त 61% टैक्स है। चोरी क्यों होती है? जब आप 100 रुपए की चीज पे 61 रुपए टैक्स लगा दें, प्रॉफिट 61% टैक्स है टोटल। अब 61% टैक्स होगा तो हर बंदे का मुंह में पानी आता है कि जी मैं चोरी करूं, क्योंकि उसके बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकता उसका, क्योंकि उसके मुकाबले में जो माल बेच रहा है वो चोरी कर रहा है। अगर वो चोरी नहीं कर रहा तो फाटा पाटा में, गुदून अमाज़ई में या किसी और टैक्स फ्री जोन में जाके फैक्ट्री लगा लेगा। इस मुल्क में एट ए टाइम 4 कानून है। गैस का रेट कराची का और है, लाहौर का और है, पेशावर का और है। इसी तरह पेट्रोल के रेट्स हैं। इतने दूध के धुले हुए हैं ये। 15,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है पाकिस्तान में, कराची टू खैबर, डेरा इस्माइल खान तो कोयटे तक 15,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं। किसी एक पे कैमरा लगा हुआ है। 10 बाई 10 की दुकान पे आप कैमरा लगा रहे हैं। कोई मर जाए या पैदा हो, आपको पेट्रोल चाहिए। आप वहां पे कैमरा क्यों नहीं लगाते? मॉनिटरिंग वहां से क्यों नहीं शुरू करते? एजुकेशन का सिस्टम आपका तबाह है, इकॉनमी का सिस्टम आपका तबाह है। इंटरेस्ट क्यों कम हुआ? गवर्नमेंट खुद लैंडिंग लिक करती है, खुद लोन ले रही है स्टेट बैंक से जी, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम किया। किसी इंडस्ट्री को दिया? आपको हैरानगी की बात बताऊं, 2003 में आपने मुस्लिम बैंक सिर्फ 3 अरब रुपए में बेचा, जिसका आज प्रॉफिट 120 अरब रुपए से ज्यादा है। इस तरह यूबीएल का, इस तरह आपने तारिक सईद सहगल को 18.5 करोड़ रुपए में डीजी खान सीमेंट फैक्ट्री बेची थी 92 में, क्योंकि वो साहब के फ्रंट मैन है। मसला यह है, ये अली बाबा 40 चोर हैं जो इस इकॉनमी को कैप्चर करके बैठे हुए हैं, जो आपको हिलने नहीं देंगे। ये वो ब्रिटिश कंपनी है कि जो ब्रिटिश स्टाइल से पाकिस्तान को लूट रही है, जिसका ईस्ट इंडिया कंपनी लूट रही ईस्ट इंडिया कंपनी लूट। एग्जैक्टली। ईस्ट इंडिया कंपनी के आत्मा अगर आ जाए, जिसे हम कहते हैं उसकी रूह अगर आ जाए, तो वो खुश बड़ी हो कि हम तो बड़े बेवकूफ से 200 साल हम हिंदुस्तान को लूटते रहे, हमें नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी खुद ही लूट के हमारे पास ले आएंगे इंग्लैंड। हर तीसरी बिल्डिंग पाकिस्तानियों की है, दुबई में और लंदन में। आपका मसला क्या है? आपका मसला यह है कि आपके पास 50,000 के करीब ड्यूल नेशनल है।
तमाम बड़े ग्रुपों के सीईओ चेयरमैन सब ड्यूल नेशनल है। तो ये तो कानून इजाज़त देता है। अगर कानून इजाजत देता है तो फिर ठीक है। इंडिया में तो ये इजाजत नहीं है। इंडिया में तो कोई ड्यूल नेशनल एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कोई सरकारी पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। यहां क्यों लगा सकता है? हर बड़े आदमी के पास ड्यूल नेशनैलिटी है। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, हर बिजनेसमैन, बड़ा सब। आदमी, हर बड़ा आदमी, बड़े आदमी से मतलब जो पैसों में बड़ा है, सोच से नहीं बड़े, ये पैसों की वजह से बड़े हैं। अगर सोच उनकी होती अच्छी तो आज पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस, ट्रेड बैलेंस होती है। आपकी ट्रेड क्यों नहीं बैलेंस? उसकी वजह यह है कि आपने इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह आपने ट्रेडिंग मुल्क बना दिया है। आप सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। इवन के ये जो माइक है ये भी आपका नहीं बना हुआ। नहीं, सारा इम्पोर्टेड है। ये जो माइका लगी हुई है, ये जो शीट है, इस शीट का रॉ मटेरियल जो है वो भी इंपोर्टेड है। ये गिलास पानी जो पी रहा हूं इसका रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट हो रहा है। जिस मुल्क में सुई ना बनती हो, जिस मुल्क में 40 साल टोयोटा, होंडा, सुजुकी ने वादा किया था कि विद इन 5 ईयर्स हम 100% मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने नहीं की। बात यह है कि आप ओथ को मजाक समझते हैं। आप कुरान को मजाक समझा हुआ इन्होंने। ये कुरान की कोई इज्जत नहीं कर रहे। बात यह है कि किस तरह निजाम चलाएंगे पाकिस्तान का। अब इस तरह चलाएंगे। अगर आप पाकिस्तान का निजाम ठीक करना चाहते हैं, पहला काम यह करें कि तमाम प्राइवेट स्कूलों से जितने बच्चे पढ़ के निकलते हैं वो सीएसएस का इम्तहान नहीं दे सकते, वो किसी सरकारी जॉब में नहीं जा सकते। मैं देखता हूं प्राइवेट स्कूल कैसे, गवर्नमेंट के स्कूल कैसे ठीक नहीं होते। कोई अमीर आदमी, टैक्स पेयर, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जा सकता। आप करें, सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ठीक हो जाएंगे। मैं बीमार हो गया इंडिया में, खुदा की कसम मैं गया, उन्होंने इमरजेंसी में 1 रुपया नहीं लिया मेरे से। हालांकि आप फॉरेन नेशनल हैं। फॉरेन, उन्होंने को नो, इमरजेंसी इज फ्री फॉर ऑल। आगे यहाँ पे फॉरेन नेशनल का रेट कुछ और होता है। यहां पे हर चीज का रेट अलग है। मैं सिर्फ आपसे यह कहता हूं, कौमें इस तरह नहीं तामीर होती। कौमों को तामीर करने के लिए सोच चाहिए। आप बीमार हो जाए तो लंदन, आप ठीक हो जाए तो लूटने के लिए पाकिस्तान आ जाओ। सर मुझे ये बताएं कि आप चेंबर के प्रेसिडेंट हैं, आपकी मीटिंग्स होती थी, क्या आप उनसे कोई इस तरह की बात करते थे? मतलब बसात जो आप चेंबर के प्रेसिडेंट थे, आई एम श्योर आप फाइनेंस मिनिस्टर को मिले होंगे, आपकी मुलाकात कई सियासतदानों से हुई होगी, ब्यूरोक्रेट से हुई होगी। सबसे ज़्यादा तंग आपको कौन करता था? नाम ना लीजिए, ओहदा बता दीजिए। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। आपने किसी की पावर देखनी है तो आप सिर्फ एफबीआर के ऑफिस में चले जाएं। जो गेट खोलता है उससे लेके जो बंदा लिफ्ट पे आपको चढ़ाएगा वहां तक आप पैसे नहीं देंगे, आपकी इज्जत नहीं होगी। खुली रिश्वत। खुली रिश्वत नहीं, वो कहते हैं जी गुर्बत बड़ी है, रिश्वत नहीं है। वो कहते हैं हम गरीब बहुत हैं, 40,000 से गुजारा नहीं होता। कोई पर्ची दिखा देगा, कोई रोना शुरू कर देगा। अब मुसलसल 3 दिन चले जाए, आपको कुछ देना ही पड़ेगा। वो समझते हैं जिस तरह गोरखन अपनी मजदूरी लेता है ना, इस तरह हमारा भी हक है, ये मरे या जिए हमें हक चाहिए। बात यह है कि आप जब प्रूफ करने जाते हैं ना किसी को रिश्वत, तो बड़ा मुश्किल काम है, कोई रसीद नहीं होती उसकी। जाहिर बात है। 28 करोड़ रुपए के लिए लाहौर में गोलियां चली रिश्वत के लिए ऊपर। चीफ कमिश्नर, कमिश्नर और डीसी के दरमियान लड़ाई हुई 1 साल पहले, पूरे अखबारों की जीनत बनी। क्या हो गया इन तीनों को? क्या सजाए मौत हुई है आज तक? आप कहते हैं जी मुल्क ठीक करना है। मैं तो कहता हूं कि एफसी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज ने डकैत पैदा किए हैं। ये पढ़े लिखे डकैत इस मुल्क में पैदा हुए हैं। अगर इंसान के बच्चे होते, इनको नहीं पता कि किस तरह जिंदगी गुजारी है। यहां पे एक मिनिस्टर है
उसका बाप क्या लाहौर में साइकिलों को पंचर नहीं लगाता था? वो 12,000 रुपए पे मुलाजिम नहीं था नजीर एंड कंपनी के पास? उसके पास अरबों रुपए कैसे आ गए? मैं इस हकदार की बात कर रहा हूं। कैसी हमारी हुकूमत है? 4.5 साल वो सेनेटर था मगर पाकिस्तान नहीं आया, पिछली तनख्वाह भी दी उसे, और आपने सेनेट भी बनाया और अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आपने बनाया है। ओहदा खड़ा किया उसके लिए। बात यह है कि कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती, उसके लिए कोई पैरामीटर होता है। क्या पूरे लाहौर को नहीं पता कि इनका बाप बोधी साइकिलों वाला लाहौर में साइकिलें मुरम्मत करता था? क्या साइकिलें मुरम्मत करने वाले के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो हलाल की है? मेरा इधर एक सवाल है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सारी बातें, लेकिन इनके साथ सारी सियासी जमातों के साथ कारोबारी शख्सियात जुड़े हुए हैं, ऐसे है कि नहीं? ना जुड़े? नहीं, आप वो बात ना समझे। मैं मानता हूं जुड़े हुए हैं। वो सियासी शख्सियात जुड़े हुए हैं, वो भी तो खरबोपति बन गए। सर मियां मंशा का नाम लेना, 3 अरब रुपए की ली इसने, एमसीबी बैंक लिया, 120 अरब साल का प्रॉफिट है। वो भी जो सरकार उसको सूद दे रही है। हाँ? लोन तो सरकार ही ले रही है। हाँ? ना? मेरा मतलब कहने का क्या, मियां मंशा साहब जब कारोबार शुरू किया क्या था? सूतर मंडी में होते थे। हाँ, तो वो तो उन्होंने साइकिलों ने बेटी दे दी, एक मिल उन्हें दे दी हिस्से में, और आज मियां मंशा पाकिस्तान के टॉप 10 में नाम है उसका। भाई ये तो दलाली कोई भी कर सकता है, ये तो दलाली है। तो आपके ख्याल से पाकिस्तान में जो फैक्ट्री भी लगाता है उसके पास एक ही ऑप्शन है कि दलाली करो? बिल्कुल, दलाली के बगैर आप, खुदा की कसम, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। आपको पैसा देना ही पड़ेगा। कोई दोस्ती के नाम पे लेगा, कोई बाजू मरोड़ के लेगा, कोई अल्लाह के नाम पे मांग लेगा, कोई हिस्सा ले लेगा, कोई हिस्सा ले लेगा। हैरानगी की बात, एक बेंज फैक्ट्री थी लाहौर में, उसका हिस्सेदार एक इंस्पेक्टर था, एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर था उसका हिस्सेदार। इज अ शॉकिंग न्यूज फॉर यू। आई मीन इंस्पेक्टर की क्या वैल्यू होती है? तालीम, एक्सपीरियंस, ओहदे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। जी जनाब। जिस कौम में अभी आपने देखा नहीं, 40 अरब रुपया पकड़ा गया एक क्लर्क के पास केपीके में। जी, कोहिस्तान स्कैंडल जो है बहुत ठीक है जी। आपको नहीं पता कि शराब की बोतल शहद की बोतल बन गई थी? आप उनकी बात शरील मेमन की बात कर रहे मैं हैं? नाम नहीं लेता। अच्छा, बन गई ना शहद, शराब की बोतल में शहद बन गया था ना, साबित हो गया, लेबोरेटरी ने साबित कर दिया ना। तो जिस कौम में ये मयार होगा उस कौम का यही हाल होगा। मेरा ये सवाल है सर कि अगर रियासती इदारे मुलव्वस हैं, महकमे मुलव्वस हैं, सियासतदान मुलव्वस हैं, कारोबारी साथ मुलव्वस हैं, तो आज तक कौम कभी उठी क्यों नहीं? देखें, इस वक्त आपने गरीब को गरीब तर कर दिया है। ये आलम है इस वक्त। आज की फिगर आपको मैं दे दूं कि 22% लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, सही, जरिया मुआश ही नहीं है। उनके पास ना खेती है, ना लेबर है, ना उनके पास स्किल है, बेकार है। इस वक्त 11 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। ऐसे ही है। जो एग्जैक्ट आज से 35 माह पहले तकरीबन वो कोई 8.5 और 9 के करीब फिगर थी। यानी कि 2-2.5 करोड़ नया बंदा भर्ती हुआ है। भर्ती हो गया है, गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया। सूरत हाल ये है कि जो बंदा 50,000 भी ले रहा है ना, खुदा की कसम वो अपना घर का निज़ाम नहीं चला सकता। इस तरह ही है। ये मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ही बात बता रहा हूं। हम इतने बेवकूफ़ हैं, हर साल 12 अरब डॉलर का पानी ज़ाया करते हैं, समुद्र में फेंकते हैं, और हर 2 साल बाद 3 साल बाद कभी 16 अरब डॉलर का, कभी 30 अरब डॉलर का, एवरेज 18 अरब डॉलर साल का हमारा फ्लड की वजह से नुकसान होता है हर साल। यानी कि आपकी एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर की और आपका नुकसान 25 से 30 अरब डॉलर साल का। सिर्फ नुकसान, अभी इंपोर्ट की बात नहीं की। मैं वो उस तरफ नहीं आता। ये आप
नीचे गिर रहे हैं। अगली तरफ आ जाएं, आपकी एक्सपोर्ट 32 अरब डॉलर 30 अरब डॉलर की है और आपकी इंपोर्ट 70 अरब डॉलर प्लस है, बल्कि 75 अरब डॉलर की हो सकता है फिगर इस साल हो जाए, और एक्सपोर्ट आपकी नीचे जा रही है। 7% के करीब आपकी एक्सपोर्ट नीचे जाएगी इस साल, ड्यू टू अली बाबा 40 चोर वाली कहानी है, IPPs। ये तो फील्ड मार्शल साहब का भला अल्लाह करे, जिन्होंने 802 अरब रुपया IPPs से वापस लिया है। ये IPPs किन की हैं सर? हमें बताया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी, बाहरी बिल्कुल कंपनियां। सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस तरह ही थी, पासपोर्ट ही नहीं गई थे पीछे। इनका मैनेजर था गॉफ, मिस्टर लीन, मिस्टर शेन, मिस्टर टीन, ये सारे पीछे थे, वही थे अली बाबा 40 चोर। अगर जब इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो यही कहानी निकलेगी। ठीक है। क्यों ये कहानी क्यों निकलेगी? क्योंकि ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं, नॉट अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इस तरह मुल्क के साथ नहीं करेगा। रियासत मां होती है, ये मां के साथ जुल्म कर रहे हैं अपनी के साथ। आप प्रेसिडेंट बने कैसे चेंबर के? मेरा सवाल ये है, मैं उसकी वजह बताता हूँ क्यों। चेंबर के बारे में जो तासुर है हमें कि ये एक क्लब है जहाँ अमीर लोग होते हैं, उन्हीं के बीच में सीटें तब्दील होती जाती हैं, वो रियासत के साथ ही मुलव्वस होते हैं और बस पैसे कमा रहे होते हैं। हमें तो यही तासुर है। जो बातें आप कर रहे हैं, अगर ये आपने उस वक्त इलेक्शन के टाइम पे की तो आप प्रेसिडेंट किस तरह बन गए, या उस वक्त आप कोई और बात कर रहे थे, अब आप कोई और बात करें? मुझे ये बात समझ नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह जी, डे 1 से मैं अपना कैरियर बिजनेस पॉलिटिक्स का 1996 से शुरू किया था। ठीक है। 1996 में पहली दफ़ा मेरी फैक्ट्री में रेड हुई थी टैक्स चोरी के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं सुरखरू हुआ, अल्लाह ने इज्जत दी, हाई कोर्ट ने मुझे बरी किया और मेरे केस में बहुत लान तान हुई FBR की। उस दिन से आज दिन तक फिर मैं फैक्ट्री नहीं लगा सका, कोई नई फैक्ट्री, तरक्की नहीं कर सका, उस लेवल पे फंस गए। उसी लेवल पे। क्यों? हर वक्त एक ही बात है, रिश्वत दो और गुजारा करो। ये आप 1996 की बात कर रहे हैं? जी। उस दिन से आज दिन तक फिर मैं टाउनशिप इंडस्ट्री स्टेट का VP रहा, SVP रहा, चेयरमैन बना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ये जो लाहौर चैम्बर की रोलिंग पार्टी है प्याफ, उसका मैं 5वां चेयरमैन प्याफ रहा 2007 में। मगर मेरी इस वजह से जो मैं बोल्ड हूँ, मुझे 18 साल सदर नहीं बनने दिया गया। ओके। और यही वजह थी कि मैं सच बोलता हूँ और सच हमेशा कड़वा होता है। क्यों? मुझे पता है गुर्बत होती क्या है, पानी की क्या कीमत है। कभी ये चोलिस्तान में जाएं, इस पानी के गिलास की कीमत उस वक़्त पूछें क्या है। ये $100 में भी आपको नहीं मिलेगा जब आपको प्यास लगी होगी। ये पानी की कीमत है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे मुल्क में जो एक, क्योंकि मैंने भी कारोबार किया 11-12 साल, एक मुल्क में आप एक सर्टन लेवल ऑफ पैसों में पहुंचते हो, लेट्स से वो अमाउंट आर्बिट्रेरली 10 करोड़ रुपए है, और उसके बाद आपको चॉइस मिलती है कि आप सिस्टम का हिस्सा बन जाओ या यहीं पे अपना कारोबार कंक्लूड कर दो। जब हम एक यंग बच्चे से बात करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकले होते हैं, तो उनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। आप जो बातें करेंगे तो ख्वाब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। देखिए जी, सब कुछ ठीक हो सकता है। ये सिर्फ कहानी वही है कि जज इब्न जज वाली स्टोरी है। बाप भी हाई कोर्ट का जज, बेटा भी हाई कोर्ट का जज, बाप हाई कोर्ट का जज, दामाद हाई कोर्ट का जज। ये एक साइकिल है पाकिस्तान का। और मैं हैरान हूँ कि फ़ौज में सेकंड लेफ्टिनेंट से भर्ती जब बच्चा होता है तो फिर जाके जर्नैल बनता है। ये वाहद पाकिस्तान की अदलिया है जो वकील पैदा होता है, वकील से ही हाई कोर्ट का जज और वकील से ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है और इस मुल्क के फैसले करते हैं। जस्टिस मुनीर से लेके आज तक जस्टिस कादी फाइज ईसा तक क्या हुआ है इस मुल्क के साथ, वो सब के सामने है। अभी भी हो रहा है। देखें, परसों 42 पे चैनल पे एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलाया उन्होंने
कि तमाम लाहौर की कचहरियां, मॉडल टाउन कचहरी हो, कैंट कचहरी हो या सिटी कचहरी हो, फुटपाथ पे कब्जा है और पीरा वहां पे हेल्पलेस है। अदालतों के अंदर कमरे बने हुए हैं वकीलों के, अदालतों के बिल्कुल दीवार के साथ कमरे हैं वकीलों के, कुर्सियां लगी हुई हैं। इस तरह ही है। आप हटवा सकते हैं? मेरा तो नहीं ख्याल। रियासत खतरे में आ जाएगी। यह सिर्फ कानून उनके लिए है जिनके गले में मोहम्मद शाह रंगीला कहता था फंदा पूरा आ जाए। यह कानून सिर्फ उसके लिए है। यानी कि अगर आप 1996 में फैसला करते मैं रिश्वत दूंगा तो कोई मसला नहीं था। बिल्कुल। मेरे दोस्त अरबपति खरबपति बन गए हैं जो रिश्वतें दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं और कंटिन्यू देते जा रहे हैं। वो कहते हैं ये पागल है। मैं पागल हूं, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैंने अल्लाह को जवाब देना है। मैं अकल के अंधों को जवाब नहीं देना। अगर आप जमहूरियत कहते हैं इसको कि जनाब आपको सीसीडी जैसा महकमा तैयार करना पड़े, अगर लॉ एंड ऑर्डर सही होता क्या सीसीडी की जरूरत थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह माफ़ करे किसी मुल्क में ऐसा ना हो। 800 से ज़ायद बंदों को कत्ल कर चुके हैं। ये फिगर 2000 के करीब है। असल में ये 2000 के करीब बंदा मरेगा, क्योंकि ये कहां का कानून है कि 3 कत्ल करो और बरी। अगर सजा ना दी तो सजा याफ्ता बंदा बड़ा जालिम होता है। और मैं ये समझता हूं कौमें इस तरह तरक्की नहीं करती। आपने बार बार इस गुफ्तगू में ये कहा कि अगर जमहूरियत ऐसे होती, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं। देखें, दुनिया को तो आप यही दिखा रहे हैं ना कि हम जमहूरियत में बैठे हैं, हम बड़े नेक लोग हैं, हम इलेक्शन कराते हैं, रिजल्ट चाहे हमारी मर्जी के ना हो या हो वो एक अलहदा बात है। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, ये कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। ये बात आप नोट कर लें। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। आपके सामने से 70 साल से चल ही रहा है। 78 साल से चल रहा है, मगर अब टाइम इज़ ओवर। पानी इतना ऊपर आ गया कि अब टाइम इज ओवर। अब आपको सच बताऊं, सिर्फ एक चिंगाड़ी पे खड़े हैं आप। किसी वक्त भी आपका रुपया डिवैल्यूड हो जाएगा, मेरी बात लिख लेना। किसी वक्त भी यहां पे भूख नंग हो जाएगी, किसी वक्त भी लोग गाड़ियां छीनेंगे और मारेंगे पत्थर गाड़ी वाले को। यह वक्त आ चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब मलबा डालते हैं ब्यूरोक्रेसी पे, कहते हैं इन सब के पोर्चुगल के पासपोर्ट हैं। मोहसिन बेग साहब फरमाते हैं कि सीसीडी इजाद है पंजाब गवर्नमेंट की। हर कोई इस वक्त एक दूसरी तरफ उंगली खड़े करके बैठा हुआ है। सबसे बड़ा किरदार किसका है इस प्रॉब्लम में? देखिए, जब बंदा कमज़ोर होता है तो बदमाश बन जाता है। अच्छा, कत्ल कोई नहीं करता, मजबूरन गोली मारता है कि यार ये मुझे ना मार दे। इस वक्त हुकूमत खौफ में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत खौफ में मुब्तला है। क्यों? ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये ज़बरदस्ती हिस्सा बने हुए हैं। और ये ज़बरदस्ती की शादी देरपा नहीं है। लोग बहुत तकलीफ में हैं, आप सोच नहीं सकते। आपको मैं सच बताऊं, लोग बहुत तकलीफ में हैं। और ये तकलीफ इतनी बढ़ गई है कि लोगों के पास कफन के पैसे नहीं रहे। नहीं तो पहले लोग कफन के पैसे छुपा लेते थे। अब ये हालत है, कहते हैं पेट भूखा है, मरूंगा तो कफन आ जाएगा। ये हालात हो गए आपके। 45% लोग जिस कौम के गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएं, उस हाकिम को शर्म नहीं आती? $12,000 पर आवर पे सीएम साहबा जहाज किराए पे लेके गई थी। $12,000 फी पर घंटा। आवर। ये जो जापान थाईलैंड अभी जी। गई थी। अच्छा, 12 करोड़ से ज्यादा, 12 अरब से ज्यादा के इश्तिहार छप चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट के। इस तरह ही। रात को खाने के लिए पैसा नहीं, ढिंडोरा किस बात का? इधर खाने के लिए पैसा नहीं। एक एक बेड पे 3-3 मरीज, 4-4 मरीज हैं।
कई बेडों पे 6-6 बच्चे लेटे हुए हैं, ड्रिपें लगी हुई हैं। ये जो सारी बातें हैं जो आपको पता हैं, मुझे पता है, राह चलते बंदे को इस वक्त पता है, ये इनके कानों तक नहीं पहुंचती। देखें, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मीडिया इसको खुल के नहीं बता रहा, हकायक छुपा रहे हैं। क्यों नहीं बता रहे बस ये मीडिया की, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि बात नहीं करनी? बात करने, देखें, जुबान बंद कर दी जाएगी। ये तो चाहते हैं कोई बोले इसको मार दे, मगर कितने मारोगे? एक भट्टू शहीद किया था आपने, जुडिशल मर्डर किया था आपने, अभी तक भट्टू जिंदा है। तो पूरी फैमिली ही फिट होगी अब तो सर। बस, तो अब मुझे ये बताएं, आप खुद सोचें कि अगर भट्टू खानदान से पॉलिटिक्स रहे तो जमहूरियत, नवाज शरीफ के पास पॉलिटिक्स रहे तो जमहूरियत, अगर इन दोनों के पास ना हो तो जमहूरियत कमज़ोर है, तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? तो फिर ये जरदारी लिमिटेड और शरीफ लिमिटेड के नाम से कंपनियां बना दें ताकि मुल्क तो आराम से चले। मुझे सर ये बताएं कि पाकिस्तान में एक आम बंदा जब फरियाद लेता है, मतलब मेरा ज़िंदगी में को सड़क पे लड़ाई हो जाए तो हम थाने पे जाते हैं, एक बिजनेसमैन फरियाद किसके पास लेके जाता है? बिकॉज आप जो बेबसी बता रहे हैं कि या मुलव्वस हो जो रिश्वत के निज़ाम के अंदर, इस करप्ट सिस्टम में, या साइड पे बैठ के आप अपनी ग्रीवियंस, अपनी प्रॉब्लम कहाँ लेके जाते हैं? अल्लाह के हाथ ही है, बाकी इनके पास तो कुछ नहीं, उम्मीद ही नहीं। देखें, आपको एक दुख बड़ी कहानी सुनाऊं। अचानक बैठे बैठे ओजीडीसी ने, ऑयल एंड गैस वालों ने 2017 से सुई गैस के बिलों में चार्जेस लगाना भूल गए। 75 अरब रुपए के चार्जेस निकाल दिए अचानक। कि हमने उस वक्त नहीं लगाए थे, हाँ, अब हम लगा रहे हैं, लगा रहे, क्योंकि उस वक्त हम भूल गए थे। अच्छा, उनकी गलती वो हम देंगे। दूसरी तरफ आ जाएं, फर्क किया, आपके दादा अबू की एक जगह किराए पे है, लाख रुपया महीना उसका किराया आ रहा है जी, उस पर 16% सेल टैक्स लगा दिया। प्रॉपर्टी के रेंट के ऊपर 16% टैक्स लगा दिया। ठीक है। अब मुझे यह बताएं कि 16% टैक्स का मतलब साल का 192% और उसके ऊपर मार्कअप डाल के 220% साल का हुआ। 5 साल के बाद 1100%, 1200% उस चीज की वैल्यू है। तो वो तो गवर्नमेंट टैक्स ले गई। गवर्नमेंट ने लगाया क्या है उस पर? कुछ भी नहीं। क्या उसके बच्चों की स्कूल की फीस दे रही है? क्या उसके बच्चों को सेहत फ्री दे रही है? सड़कें सही दे रही है, एनवायरमेंट सही दे रही है, पुलिस का निज़ाम सही दे रही है। जब सिस्टम ही को नहीं दे रही तो फिर 16% प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का, जबकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी टैक्स है। ये जी, ये सेल हुई है। यानी कि आप ये बताइए कि कोई बंदा अब घर रेंट पे भी देगा, उसमें भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। दुनिया में ऐसा नहीं होता जैसे आप लोग कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ ये है कि लोगों की आवाज ये सुनना नहीं चाहते, सच बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जो बंदा साफ बात कहता है वो इनको अच्छा नहीं लगता, तो ये फिर खुशामद करने वाले आगे पीछे रखते हैं, वही साथ हैं और वही ले डूबेंगे। इमरान खान की तबाही का राज भी यही था कि बुज़दार जैसे सीएम लगा दिए। इस तरह काम नहीं चलता, मुल्क इस तरह नहीं चलते। मेरिट्स। आप मुझे ये बताएं कि आपको नज़र आता है साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में कि कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? इतने साल ना निकालें, ये महीनों पे बात है। अब सालों की बात नहीं रही। अब 20-30 साल वाली कहानी नहीं है। कौम बोझ नहीं उठा सकती। अच्छा, गधा भी आखिर पानी में बैठ गया था, जाहिर बात है। अब कौम बैठ चुकी है। अब यकीन करें किसी वक्त भी कोई अचानक बहुत बड़ी हादसा हो जाएगा। नहीं, चीफ साहब खुद SIFC में हर जगह भाग दौड़ कर रहे हैं,
तो वो तो कह रहे हैं सारे कि जी इकोनॉमिक टर्न अराउंड होने लगा है। सर देखें, अगर पाकिस्तान को ठीक करना है, 5,000 का नोट बंद करें, टैक्स की रेशो कम करें, बिजली के रेट कम करें, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को इंसेंटिव दें। देखिए अयूब खान साहब खुद इंडस्ट्री लगा के देते थे। कंदारा उस वक्त जीप बनाती थी 1960 में, हमने खुद एक्सपोर्ट किया पाकिस्तान में। और 1960 की दिहाई में अयूब खान ने 10 करोड़ रुपया, उस वक्त जब डॉलर में ख्याल से 2 रुपए का था या 2.5 रुपए का था, अयूब खान साहब ने जर्मनी को कर्जा दिया था। तो बात यह है, एमिरेट्स एयरलाइन पाकिस्तान PIA ने बनाई थी। बात यह है, बहुत पोटेंशियल है कौम में, मगर सही जगह लगा दो इनको। मेरा सवाल था कि आप देखते हैं कि निज़ाम में जो लोग मुलव्वस हैं, अली बाबा और 40 चोर, इनकी अकाउंटेबिलिटी होते हुए देखते हैं आप? देखें जी, अगर इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो मैं यकीन करो 25 करोड़ लोगों की बददुआएं फिजिकल आ जाएंगी, ये मैं बता दूं। नहीं, जो वो सोचते हैं जुबान पे आपको हाथ में आ जाना है। फिर आप ये मत सोचें कि अभी इस गली में जुलूस निकला है, फिर ये श्रीलंका और बांग्लादेश से बुरे हालात हो जाएंगे अगर इन्होंने अभी भी होश के नाखुन ना लिए, हुकूमत ने अभी भी पॉलिसी सही ना की। देखिए अभी शहबाज साहब ने फौरन कहा है जी हम बिजली की कीमत कम करने लगे हैं। नहीं, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? और भाई उस वक्त 8 सेंट में और 7 सेंट में इंडिया ने और बांग्लादेश ने ली थी बिजली, इन्होंने 16 सेंट में एग्रीमेंट किया था, किक बैकें हुई थी उस वक्त। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? 100 अरब डॉलर से ज्यादा IPPs ले चुका है अब तक हमसे, इस गरीब अवाम से जिनके पास रात की रोटी नहीं, इनके पसीने निचोड़ दिए हैं। आप सोचते हैं कि मांगने वाला टैक्स, इस मुल्क में मांगने वाला भी टैक्स देता है। GST दे रहा है? नहीं, जब वो सुबह पानी खोलता है बाथरूम का तो वासा को टैक्स देता है। जब वो साबुन इस्तेमाल करता है तो सोप फैक्ट्री को टैक्स देता है। जब वो टॉवल इस्तेमाल करता है तो उस वक्त वो कॉटन इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैक्स देता है। जब वो बदन खुशक करता है तो वो अपना नाम चप्पल पहनता तो बाटा फैक्ट्री के टैक्स लिया हुआ उससे। तो मुझे ये बताएं, नहाने से लेके बाथरूम बाहर आने तक तो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स दे रहा है। आप कैसे कहते हैं टैक्स नहीं दे रहे? टैक्स सब दे रहे हैं, सिस्टम में नहीं है। सिर्फ 55 लाख के करीब आपके पास टैक्स फाइलर है, वो भी अभी तक फाइल पूरे नहीं कर रहे। उसकी भी एक्सटेंड होती जाती है। क्यों हो रही है? सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो लोग टैक्स नेट में आना नहीं चाहते, क्योंकि टैक्स की रेशो इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। मैंने 10 सेक्टर बताए गवर्नमेंट को जहां मेन चोरी हो रही है टैक्स की। हाँ जी, अब ये काम ही नहीं करते। मैंने अपने रिजाइन में लिखा कि ह्यूमन ट्रैफिक लाहौर चैम्बर में हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग? जी, लोगों को, नाइयों और कसाइयों को आपने रिकमेंडेशन लेटर दिए और इटली के वीजे लगवा के दिए, इसीलिए तो मैंने रिजाइन दिया था। नहीं तो चेंबर के बाकी साथी क्या कहते हैं इस बात पे? इस बात पे सारे पहले खामोश थे ना, मैंने हर चीज ओपन कर दी। और हैरानगी की बात बताऊं, कोविड के टाइम पे 548 अरब रुपया 2% पे इमरान खान की हुकूमत ने दिया। लोगों ने जदादें ली, स्टॉक एक्सचेंज में लगाया, बैंकों में पैसे रखे, इंडस्ट्री नहीं लगाई। खान साहब ने इंडस्ट्री के लिए दिया, हाँ लोगों ने जी। अब उसके ऊपर इंक्वायरी होल्ड हो गई है। अब हुई है जी, वो मेरे लेटर की वजह से हुई है। आपने खुद का इंक्वायरी करो? मैंने कहा इस पे इंक्वायरी करो। मैं ताई तो कहना, आपको प्रेसिडेंट बनाया किसने था? वो बंदा किहड़ा सानू वोट देता सी? सर होता क्या है कि हर कोई पाकिस्तान में आके ना अपनी इंडस्ट्री छोड़ के बाकी सब पे उंगली उठाता है। आप कह रहे हैं कि हमारे अपने बंदे मुलव्वस हैं। मैं सर आपको अपना रिजाइन देते तो पढ़ ले, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, नाजरीन को दिखा दे। 18 शिक्के मैंने लिखाई हैं, ये मैंने फ्रॉड देखा है चैम्बर में, इसको ठीक किया जाए। कसूर चैम्बर के 2 वोट और लाहौर चैम्बर के भी 2 वोट हैं फेडरेशन में। इस बात की कोई सेंस नहीं है। ये है, यही मैंने नंगा कर दिया सिस्टम को। ये तो सिर्फ इसलिए ताकि ये अली बाबा 40 चोर ऊपर हुकूमत करें, ये बेनिफिट उठाने के लिए। देखें, सिटिंग प्रेसिडेंट चैम्बर आतिफ इकराम
कि फाटा पाटा में फैक्ट्री है, क्यों? बेनिफिशियरी, वो हुकूमत के खिलाफ कैसे बात करेगा? इसी तरह हमारे कई लीडरों की फैक्ट्रियां गुदून नमाजई में, फाटा पाटा में, अपना नाम कश्मीर में, मुख्तलिफ जोनों में थी। मैंने तो सबको नंगा किया। भाई मुल्क चलाना है कि एक दूसरे की परवरिश करनी है हमने। और इन सारों के फॉरेन पासपोर्ट भी होते हैं, बिल्कुल है, बाहर जायदादें भी होती हैं, बिल्कुल है, बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल है। तो फिर लूटना ही है ना सर। तो फिर क्या करें? वो तो यहां जैसे मदारी वाला नहीं आता, मदारी लगाता है, चंदा इकट्ठा करता है और निकल जाता है। ये बिल्कुल मदारी करने आए हुए अली बाबा 40 चोर हैं, बस ये 1000 बंदा है, कुछ ज्यादा नहीं है। टीवी चैनलों पे तो हमें बताया जाता है कि ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बस वो मैं आपको बता देता हूं, हर बिजनेसमैन की स्टोरी के पीछे कोई एक जुर्म जरूर साबित होगा। मुझे ये बताएं सर कि लेट से अकाउंटेबिलिटी होती है, पहली दफ़ा अकाउंटेबिलिटी मुल्क में होती है, लेकिन हमारे मुल्क में जब भी हुई है तो सिलेक्टिव हुई है। अगर नेशनलाइजेशन हुई तो भुट्टो साहब के मुखालफिन की हुई, ज़मीनें टूटी तो भुट्टो साहब के मुखालफिन की टूटी। बिल्कुल ठीक है। तो क्या पाकिस्तान में पार्शल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए या फुल अकाउंटेबिलिटी? फुल अकाउंटेबिलिटी होगी तो टीम चलेगी। देखिए ये अभी मार रोड के ऊपर इंटरनेशनल होटल 1 अरब रुपए में बिका है, 2 अरब की चीज है। पता चल गया किसका फ्रंटमैन था। ये फ्रंटमैन रोकने पड़ेंगे, जिस तरह एमसीबी बैंक फ्रंटमैन को दिया, जिस तरह यूबीएल फ्रंटमैन को दिया, ये चीजें रोकनी पड़ेंगी आपको। ये पीआईए क्यों नहीं बिक रहा? फ्रंटमैन को नहीं मिल रहा सही। रेलवे क्यों नहीं अभी तक इन्होंने प्राइवेटाइज की? फ्रंटमैन नहीं सही मिल रहे। स्टील मिल क्यों नहीं की? फ्रंटमैन सही नहीं मिल रहा। इनको घर बैठे पैसा चाहिए, हमारे लीडरों को घर बैठे पैसा चाहिए, जो मिल रहा है, जो मिल रहा है और मिलता रहेगा। और जालमो ये बताओ कि बाहर प्रॉपर्टी खरीदने का तुम्हें क्या हक है? हमें बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी पुरानी बिजनेस फैमिली है, वो तो बड़े अमीर रईस होते थे। खैर उस बयान में भी तजाद है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं गरीब थे हम, लेकिन मरीम साहब कहते हैं जी बहुत अमीर थे हमारे दादा। जी तो वो तो जद्दी पुश्ती अमीर लोग थे, अगर वो बाहर बिजनेस करते भी तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं, वो तो अब मैं तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मगर उस मेरे किसी एक इस कॉलम में लिखा होगा डिटेल इसकी कि कितने अमीर थे। जी जी जी। अगर ये आप किताब दिखाते हैं यहाँ नाज़रीन को, ये अबू साहब की ना एक मजमूआ है, आप समझ लें, जो उन्होंने मुख्तलिफ कॉलम चीज़ें अपने ओपिनियंस ओवर टाइम किए थे। तो मैं रेकमेंड करूँगा ये आप लोग ज़रूर पढ़ें। वजह क्या है कि जब आप बिज़नेस या कारोबारी शख्सियत या मुल्क के कारोबार की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको असली क्राइम करप्शन पहली दफ़ा नज़र आता है। क्योंकि खेल तो सारी पैसे की है ना, इक़्तिदार में आना है कि पैसे कमा लें, चोरी करनी है तो पैसे कमा लें। तो जिस बंदे ने वो बिज़नेस हिस्ट्री लिव की हो उसके ओपिनियंस बड़े मैटर करते हैं, वो आपको एक और ही रंग उसमें दिखा सकता है। सर मुझे ये बताएं कि अगर आज मैं कहता हूँ इस करंट निज़ाम में मैंने टेक्सटाइल मिल लगानी है तो मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे? देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इंडस्ट्री लगाना तो इस मुल्क में जुर्म है। अच्छा, उसकी वजह सिस्टम ठीक करना है। दुबई का मॉडल उठा लो, एक सिर्फ इंडस्ट्री को महकमा डील करता है। इंसाफ का निज़ाम उठाना है, सऊदी अरब और दुबई का उठा लो, नहीं तो ये अफगानिस्तान पकड़ लो। इंसाफ का निज़ाम है। बिलीव करें, आप हैरान होंगे कि जिस दिन अफगानिस्तान आज़ाद हुआ अमेरिका की, उनके पास कोई फॉरेन करेंसी नहीं थी। उन्होंने मस्जिदों में बैठे, उन्होंने कहा जिसके घर में डॉलर है वो जमा करा दो हुकूमत को, नहीं तो सदाए मौत दे देंगे। सख्त फैसला आ गया सर। 13 अरब डॉलर इस वक्त उनके पास हैं, हमारे पास नहीं है जी। हमारे पास जो 20 अरब डॉलर है वो सारा लोगों का है। नहीं, हमारा अपना तो नहीं है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। इसमें हम खुद कफील हैं, हमने पैसा नहीं रखा हुआ। हाँ। हमने जो रखा हुआ है बाहर ही रखा हुआ है। और मैं मोहतात अंदाजे से कहता हूं, अगर कोई सिर्फ कुरान पे हलफ दे दे कि मेरा पैसा हलाल का है तो मैं उसे बड़ा नेक आदमी समझूंगा। सलमान बेटा हल्फ दो,
वो तनख्वाहदार है सर, वो दे देगा। नहीं, मैं इसलिए कहता हूँ वो नेक आदमी, मगर वो रात को लैंड क्रूजर पे घर नहीं जाता। नहीं, उधार लेके जाता है। हाँ बस। हाँ। तो ये बात है कि पाकिस्तान का निज़ाम ये सिर्फ चंद लोगों के अंदर दायरे में है। देखिए, पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि SCCP के 4 चेयरमैन और 3 डायरेक्टर 1,38,00,000 रुपया महीना तनख्वाह लेते हैं। शुक्र है कि पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने उनको निकाल दिया, शुक्र है। मैं जो चीज़ें हाईलाइट करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आपके प्रोग्राम से गवर्नमेंट तक बात जाती है, गवर्नमेंट काम करती है उस पर। अब देखें, हमें फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए, कराची से लेके उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, पेशावर तक, काबुल तक जाना चाहिए। हमें अब गुर्बत ख़त्म करने के ऊपर सोचना चाहिए, हमें करप्शन से निकलना पड़ेगा, हम सबको आज़ादी चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं कि हम उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जाएं, अफ़गानिस्तान से ट्रेड करें, रियासत तो इस मूड में नहीं लगती। रियासत तो खुशनुदी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इंडिया हमारे से ऊपर से हो के अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम नहीं करते। देखिए, इसका नुकसान ये होगा, इंडिया ने अगर वहाँ पे हमारी दोस्ती को अगर उन्होंने इसमें तब्दील किया तो नुकसान होगा। मैं आपको अफ़गानिस्तान की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ। अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री ये है कि अफ़गानिस्तान में कोई बंदा भी अपना कब्रिस्तान नहीं बना सका, सिर्फ अफ़गानियों की कब्रिस्तान है वहाँ पे। ये बात ज़हन में रखिए। समझ गया। उसकी वजह यह है कि हर आदमी चाहता है कि मैं लूट लूँ। कभी काज़क आ गए, कभी अब्दाली आ गए, कभी फलाना आ गया, कभी मुग़ल आ गए। उन्होंने रास्ता बनाया, अपनी 3-3 साल, 5-5 साल, 10-10 साल हुकूमतें की और चले गए। मगर इस मामले का ये हल नहीं है। अब दुनिया को पीस चाहिए। लड़ाइयाँ करके आपने देख ली, आपने यूक्रेन को तबाह करके देख लिया है, आपने गज़ा को लाखों लोग शहीद करा के देख लिए हैं, मगर इस्लाम का बोलबाला आखिर होना है, होके रहेगा। क्यों कि ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। अब लोग नफ़रत करते हैं लड़ाई से, कोई कौम लड़ना नहीं चाहती, लोगों की रोटी पूरी नहीं हो रही, मजबूरी में कोई लड़े। 5 दहाइयाँ हमने खिदमत की अफ़गानियों की, 5 दहाइयाँ, 40 लाख लोगों को संभाले रखा पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की कौम ने। अफ़गान भाई कह के हमने उन्हें अपने सीने से लगाया, मगर क्या जाते हुए उन्हें हमें रिजल्ट दिया। सिर्फ चंद तखरीबकार, चंद लोग इस खित्ते का अमन डिस्टर्ब कर रहे हैं। इस वक्त अंगूर तबाह हो रहा है, अनार तबाह हो रहा है, उनका खरबानी तबाह हो रही है, उनकी हर चीज़ पेरिशेबल एटमें तबाह हो रही है। वो बेचारे गुर्बत की सतह पे चले जाएंगे। हमें आपस में मोहब्बत का, पड़ोसियों से मोहब्बत होनी चाहिए। एक दूसरे को ताकत दिखाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। हम तो पहले ही सनम भूखे हैं, हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमने तो एटम बम चलाना है, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, दुनिया ख़त्म तो होनी है। और ये इस हद तक अगर इंडिया समझता है, और अगर उस रात 10 मई को फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प की बात ना मानते तो शायद आज हम ये प्रोग्राम ना कर रहे होते, ये दुनिया ख़त्म हो गई होती। कहता क़यामत कब आएगी? कहता जब मैं मर जाऊंगा क़यामत ही होगी। उस वक़्त क़यामत आ चुकी थी। वो क़यामत को रुकवाया ट्रम्प साहब ने और फील्ड मार्शल साहब ने। अगर सफ़ेद झंडे ना लड़ाते, इनको समझ आ जाती कि पाकिस्तानियों ने इनके साथ क्या करना है। टाटा बिरला सारे ख़त्म, उनकी इकॉनमी जो कहते हैं ना $800 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है, वो सब वड़ जानी थी। जाहिर बात है। और सबसे ज़्यादा गुर्बत, 3 करोड़ लोग इंडियन चूहे खा के ज़िंदगी गुजारते हैं। 3 करोड़ इंडियन चूहे खा के ज़िंदगी गुजारते हैं। इतनी बुरी हालत है वहाँ पे। ये नहीं है कि वो बहुत खुशहाल हैं, एक्सपोर्ट बढ़ गई है। नहीं तो चंद लोग पैसे कमा रहे हैं, वहाँ भी हुई। और वहाँ पे भी अब इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा एक बहुत बड़ी वहाँ पे तहरीक चलने वाली है, और वो है खालिस्तान की। इंडिया के टुकड़े हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। हम रहे ना रहे, मगर ये प्रोग्राम किसी वक्त भी आप लोग सुनेंगे तो ये याद रखेंगे कि मैंने 2025 में
अक्टूबर के महीने में ये प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया के टुकड़े होंगे और हो के रहेंगे। उसकी वजह वहाँ पे को 20 किस्म की तो कौमें हैं, हर कौम है, खाली हिंदू तो नहीं है, नहीं, तकरीबन 25 से 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं वहाँ पे। इस तरह ही। तो ये तो कोई बात नहीं है कि वो कहते हैं जी हम बहुत है, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ वजह यह है कि वो मेजॉरिटी में है, इसलिए वो मुस्लिमों को भी तंग करते हैं, सिखों को भी तंग करते हैं, पारसियों को भी तंग करते हैं, क्रिश्चियन को भी तंग करते हैं, वो हर बंदे को तंग करते हैं। क्यों? कि जब वो जोर आवर हैं तो वो तंग करते हैं। हिंदू जोर आवर जहाँ होगा वहाँ बदमाशी करेगा, जहाँ जोर आवर नहीं होगा वहाँ लाला जी हाथ जोड़ देगा। और हमारे मज़हब में क्या है? गाय हलाल है, शेर हराम है, चीता हराम है, बैल हलाल है, कौवा हराम है, कबूतर हलाल है। जो चीज़ रेजिस्ट करे आपको वो हराम है। कुत्ता काटता है हराम है, बकरा हलाल है। ये बात नहीं है। दुनिया में कमज़ोर के ऊपर इसी तरह ही है। जो कमज़ोर है उसके ऊपर जो मर्जी कानून लगा दो, और जो तगड़ा है उसके ऊपर जनाब कोई आप कानून नहीं लगा सकते, जैसे नेतन्याहू कर रहा है। एक तरफ आप इंसानियत कहते हैं, कुरान पाक में है कि एक इंसानियत की ज़िंदगी बचाने का मतलब पूरी इंसानियत को बचाया, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया स्लाटर हाउस नेतन्याहू ने बनाया हुआ है, वो आप बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते। 57 इस्लामी मुमलक चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, किसी एक में गैरत नहीं आई। उसमें एटमी ताकत एक ही है। एटमी ताकत। अगर हमारे पास खुदा की कसम कर्जा ना होता, अगर हम IMF के कर्जे ही ना होते, शायद एटम बम चल जाता। हम मजबूर हैं, हम तकलीफ में हैं। इन्होंने 1200 अरब डॉलर सऊदी अरब, कतर और UAE ने अमेरिका प्लेज किया है। क्या पाकिस्तान को ये हमारा कर्जा उतार देते तो मैं देखता कि कौन हमारे ऊपर देखता है। बात ये है, कमज़ोर है ना, हमारी बात में वजन नहीं है। यही अगर मैं फ़र्क है कहीं सऊदी अरब में किंग के यहाँ पैदा हुआ आता तो मेरी बातें उन्होंने क्या खूबसूरत स्पीच की है जी, क्या आला प्रोग्राम करता है जी वो बंदा, क्या इस्लामी मज़हब है जी। मेरी सुपारी भी आज यहूदियों ने दे दी होती तो मारो जी इस बंदे को भी, बंदा ठीक नहीं, बंदा ठीक नहीं, हमारे लिए फिट नहीं है। बात यह है कि आपको सोचना पड़ेगा। आप 2.25 अरब मुसलमान हैं और सब दुआ पे लगे हुए हैं। किसी वक्त डंडा भी चाहिए होता है जो आपको अल्लाह ने दिया हुआ है। इस 57 मुल्कों के पास एटम बम होना चाहिए, ये हमारे अकेले के पास नहीं होना चाहिए। मगर अफसोस हर बंदा हमें 1 अरब डॉलर दे के उधार तो हम उनसे साइन करा लेता है, जो मर्जी करा लो। इस तरह ही। तो जिस कौम में आप सिर्फ डॉलरों पे बिकते होंगे, कितना अरसा बिकेंगे? ये एक बहुत बड़ा एक आहर क़यामत आनी है, हर बंदे को पता है। और मैं, आप जब मेरे पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी आप इतने सख्त कैसे और क्यों हुआ, अल्लाह ने भी कुछ दिखाना होता है। मूसा के घर, फ़िरौन के घर भी तो मूसा पैदा हुआ था, ऐसी बात नहीं है। ये 101 साल का मैं अगर प्रेसिडेंट बना था तो अल्लाह ने कोई दिखाना था कि भी ऐसा बंदे भी मैं पैदा करता हूँ जो हक के लिए खड़े हो जाते हैं। कितने वैसे चेयरमैन ने, प्रेसिडेंट ने इस्तीफ़ा दिया अपना टेन्योर के दौरान? आई एम द फर्स्ट वन। वाकई? यस। पहले किसी ने इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। आई एम द फर्स्ट वन प्रेसिडेंट जो 101 साल के बाद आया। इवन के शहबाज शरीफ साहब भी सिलेक्ट होके आए थे, इलेक्ट होके नहीं आए थे। मैं इलेक्ट होके आया, क्योंकि पहले तो इलेक्शन प्रोसेस ही बड़ा डिफरेंट होता था। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे पे कि मैं अपना हक पूरा अदा किया है। ये नहीं, टीपू सुल्तान भी तो था, हिस्ट्री याद रखती है उसको, और बहादुर शाह जफ़र भी था, ये भी हिस्ट्री को याद है। किसी एक ने तो अपना हिस्सा अदा करना था। अल्लाह ने हर किसी को ये तौफीक नहीं देता। ये तौफीक उसी वक्त ही पैदा होती है जब जज्बे सच्चे हो, मौत का खौफ ना हो। मौत तो इमानत है, बच गए तो ये जहां, मर गए तो अगला जहां। ये तो बात लोगों की गलत फहमी है। अभी ये कहते हैं जो करंट प्रेसिडेंट है उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे?
बस अल्लाह करे कि वो मेहनत करे, अल्लाह करे कि वो हक के लिए खड़ा हो, अल्लाह करे कि वो महकमों के खिलाफ अपनी आवाज़ पूरी उठाए। अगर उसने ना उठाई, अगर उसने ये कंप्रोमाइजिंग पॉलिसी रखी, तो मैं नहीं समझता कि उसके लिए इलेक्शन अगला लेना आसान होगा। अगला इलेक्शन वही जीतेगा जो हक के लिए खड़ा है। और इंशाल्लाह ताला हमारे साथी हैं, इंशाल्लाह ज़रूर खड़े होंगे उनके साथ। अगर उन्होंने हक का साथ दिया तो हम खड़े हैं। अब लोग थक गए हैं, अब लोग नहीं चाहते। मैं दोबारा प्रेसिडेंट नहीं आना चाहता, ना मैं आ सकता हूँ, ना मुझे आना चाहिए। मैंने अपना हिस्सा डाल दिया। फजर की अजान होगी, फजर के बाद दोबारा अजान अगले दिन ही फजर को होती है। ठीक है। मैंने अपनी सदी का हक अदा कर दिया, अपनी किताब लिख दी। आई एम द फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने बेदारी का सफ़र लिखा, किताब लिखी। आज तक 101 साल में कोई प्रेसिडेंट किताब भी नहीं लिख के गया। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है मेरे पे। मैंने 25 साल का सफ़र इस पे लिखा। रिश्वत दी कैसे जाती है, ली कैसे जाती है, मिस्टर 10% कैसे बनता है, भट्टू को डिक्टेटर ने कैसे फांसी दी, जुडिशल मर्डर कैसे हुआ, नहरें क्यों नहीं बनाई, हमने अपने आप से जुल्म क्यों किया, हर चीज़ इसमें लिखी है। इसमें मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं। यही 2 घंटे की फ्लाइट के बाद कोई बंदा ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बगैर क्रॉसिंग करके दिखा दे दुबई में या सऊदी अरब में, मैं मान जाऊं उसे। सवाल पैदा नहीं होता। और यही पाकिस्तानी होते हैं, वहां जाके सारे लॉ करते हैं। यहां क्यों नहीं? यहां ये है, यहां जो लॉ अडॉप्ट करना चाहता है उसको आप मानते नहीं। सच के लिए बहुत तकलीफें हैं। ये एक किस्म का जिहाद है जो मैं कर रहा हूं और बिजनेस कम्युनिटी के लिए किया है। सिस्टम ठीक करना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 1 घंटे में पाकिस्तान का सिस्टम ठीक हो सकता है अगर सिस्टम ठीक करने वाला हो। सिर्फ 2.5% टर्नओवर टैक्स लगा दो, सारे टैक्स खत्म कर दो, पाकिस्तान का सिस्टम ठीक हो जाएगा 1 घंटे में। 2.5% टर्नओवर टैक्स लगा दो कि जो भी बिजनेस का टर्नओवर शो हो रहा है 2.5% दे दो। 100 दिन में आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा 18,000 अरब। 18,000 अरब आराम से खाओ, कोई चोर नहीं होगा। 83% आपकी इकॉनमी ब्लैक है, 83%। ये आपने मशवरा दिया था सरकार को? सर मैं कॉलम शॉलम लिखता रहता हूं। सर बात पता है क्या है, ब्यूरोक्रेट एक ऐसा सिस्टम है, उन्होंने हर वक्त एक खौफ का आलम रखना है आपके ऊपर कि भाई तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम दोज़ख जाओ ही जाओगे, तुमने ये रकात इस तरह नहीं पढ़ी, तुमने दोज़ख में जाना ही जाना है। हर वक्त एक खौफ का आलम है। मज़हब में इतना खौफ नहीं है जितना खौफ वो डालते हैं। तमाम हुक्मरान बगैर ब्यूरोक्रेसी के कैसे रह सकते हैं? आहा चीमा और तोकीर शाह दोनों राइट मुनकर नकीर है शहबाज शरीफ के। जो वो कहेंगे वही होगा। क्यों? वो गेम का हिस्सा रहे हैं, हर गेम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने हथकड़ियां लगवाई हैं इसी काम के लिए, आज वो एंजॉय कर रहे हैं। ये एंजॉयमेंट वक्ती है। तारीख कभी इनको, तोकीर शाह को और अखद चीमा को अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। ये लिख लेना मेरी बात। इनको इस चीज़ की परवाह नहीं है मेरा ख्याल है। कोई बात नहीं, मगर मैं तो कह दिया ना, मैं तो सच बात कह रहा हूं। क्या राजा को याद रखेगी जिसने ये इलेक्शन कराया? नहीं। आप खुद समझदार हैं। नहीं। बात यह है कि यहां पे हुकूमत करना कोई काम नहीं है। बात यह है बेज़रर हो, जिसको कोई लालच ना हो, जिसको कोई घर की ज़रूरत ना हो, जिसको कोई कोठी की ख्वाहिश ना हो, जिसको मिलों की परवाह ना हो, जिसको किसी किस्म की लालच ना हो, वो बंदा खड़ा हो सकता है। अब मसला ये है, मैं इमरान खान का नाम लूंगा तो बुरा लगेगा। 5 अरब पाउंड जज ने कहा तुम्हारी विरासत आती है तुम्हारी बीवी की तरफ से। उसने कहा मेरे बच्चों को दे दो, मैंने नहीं लेनी। 5 अरब पाउंड आज से 25 साल पहले। आज आप उस पर कोर्ट कचहरी कर रहे हैं।
इल्ज़ाम लगाते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, इस तरह नहीं। जमाइमा खान $5 अरब, $5 अरब पाउंड इमरान खान के हिस्से में आते थे शादी की वजह से। सेपरेशन हुई तो जज ने कहा, उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो फिर जज के अल्फाज थे, जमाइमा तुम क्यों सेपरेशन ले रही हो? कहती मैं पाकिस्तान रहना नहीं चाहती। उसने कहा नहीं, अगर ये रहना नहीं चाहती तो मैं पाकिस्तान छोड़ नहीं सकता। ये वजह थी। लोग सच को बर्दाश्त नहीं करते। जब इत्तेफाक फाउंड्री हुई नेशनलाइज, 2% पे हुदैबिया पेपर मिल का IDPP से लोन लिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। मैं भी डेवस रोड जाता था, मियां साहब भी वहीं आते थे लोन लेने के लिए IDPP से। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो ग्राउंड हकायक हैं वो अभी भी जिंदा हैं। ये 2% पे उस वक़्त स्कीम आई थी, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक साहब ने दी थी कि 2% पे इंडस्ट्री लगाई जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। कि जो ज़िया साहब ने तबाही उनकी तबाही हुई है उसको रिवर्स करें। मगर अभी तक हुदैबिया पेपर मिल चल नहीं सकी। शहबाज शरीफ साहब 5 मई 2020 को असम्बली में तकरीर करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर चीनी चोरी कराए एक्सपोर्ट करे वो प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। और मैंने इस पे कहा अप्रैल के महीने में कि मियाँ साहब चीनी एक्सपोर्ट ना कीजिएगा। इन्होंने क्यों की थी? वही शुगर माफिया के लिए। हामिद मीर के प्रोग्राम में है, अगर कहेंगे तो क्लिप भेज दूंगा आपको मैं, आप सुना दीजिएगा नाजरीन को कि मैं गलत नहीं कह रहा। मैं निकाल के एविडेंस के तौर पे दे सकता हूँ। इन्होंने इन हाउस असम्बली में फ्लोर के ऊपर खुद स्पीच की थी इमरान खान के ऊपर। 5 मई को हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम में ये चिल्लाया भी कि ये क्या शहबाज साहब कह रहे हैं आप। मैंने गंदम के ऊपर जब 2200 रुपये मन गंदम हुई तो मैंने कॉलम लिखा उस वक़्त, खुदा के लिए प्रोग्राम भी किया कि खुदा के लिए इसकी इमदादी कीमत आज अनाउंस कर दो। इन्होंने नहीं की। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि आप गंदम सारे ख़रीद लें, लोगों ने ख़रीदी। फिर छापे मार के इन्होंने कहा जी ये स्टॉकिस्ट हैं। जब तक आप एक पॉलिसी सही नहीं देंगे, बिजनेसमैन कभी बिजनेस खुशी से नहीं करेगा। आपने खौफ में मुब्तला कर दिया हर बंदे को। देखें सिस्टम बनाए, देखें अजनास है, ज़राअत है, आपकी सब्ज़ी है, इस पर टर्नओवर टैक्स 1% लगा दें। आपकी लग्जरी आइटम है, इंडिया में 8.5% से ज़्यादा सेल टैक्स नहीं है। आपके यहाँ हर चीज़ पे 18% सेल टैक्स है। इस तरह अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ऊपर 5% और भी है, 23% है। अब मुझे ये बताएं, एक चीज़ 100 रुपये की है, उसमें मालिक का प्रॉफिट तो 5 रुपये होगा और 23 रुपये टैक्स आपको जमा कराए। किस तरह इंडस्ट्री लगेगी? ये चीज़ें उनको चोरी करने में मजबूर करती है। हाँ, अब देखें हम यहाँ से बॉक्साइट, फायर क्ले, चाइना क्ले तकरीबन लाखों टन माल भेज रहे हैं चाइना। और भाई अकल के अंदो, एल्युमिनियम का प्लांट यहाँ लगाओ। हम यहाँ से अपनी मिनरल्स वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं और वहाँ से एल्युमिनियम ला के यहाँ पे मिलें चला रहे हैं। क्या अकल है हमारी? एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी खराब होती है। जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो दुआ दें पाकिस्तानियों को जिन्होंने $38 अरब इस साल भेज दिया आपको रिमिटेंस में। अगर ये ना आता तो आपका ढोल बज जाना था, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाना था। मैंने देखा है कि जो ये बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज होती हैं, उनके फ्रंट मैन होते हैं, जहाँ पे मार्केट में गैप होता है, ये वो फैक्ट्रियाँ लगा लेते हैं। तो फिर ये एल्युमिनियम ही क्यों नहीं लगाते? एल्युमिनियम फैक्ट्री इसलिए नहीं लग रही ना, देखें बात यह है कि यहाँ पे पॉलिसी स्टेबल नहीं रहती। देखें ना, आपने स्टील मिल लगाई, क्यों नहीं चला रहे? सारे MQM के लोग भर्ती कर दिए आपने, अपने बोझ से डूब गई। PIA क्यों फेल है? 850 लोगों से ज़्यादा एक जहाज़ पे आपका स्टाफ है, जबकि पूरी दुनिया में 250-300 है, 250, 250, 350 है।
सियाल एयर क्यों कामयाब हुई, जना एयर क्यों कामयाब हुई? आप बात ये ना करें, देखिए प्राइवेट सेक्टर देख के बंदा रखता है। देखिए आपका ये ऑफिस है, स्टूडियो है, आपने 10 मुलाजिम क्यों नहीं रखे हुए? आपने 2 या 1 पे क्यों गुजारा कर रहे हैं? जितनी जरूरत है उतनी रखेंगे ना। तो बस यहाँ पे हुकूमत में ये बात नहीं है। यही हमारी बदबख्ती और कमबख्ती है कि हम ये चीज नहीं देखते। आपने ऐसे ऐसे सेनेटर बनाए हैं, 50-50 करोड़ रुपया दे के लोग सेनेटर बन रहे हैं। क्या गवर्नमेंट को नहीं पता? एजेंसियां क्या सो रही हैं उस वक्त? आपको चाहिए नहीं, आपको समझदार आदमी की जरूरत नहीं। आपको वो बंदा चाहिए जो मालशिया हो, वो चाहिए जो रात को डाका मार के आपको दे, और वो चाहिए जो नई प्लानिंग करके दे कि कल डाका कैसे मारना है। आप इमरजेंसी पॉलिटिशियन है, आज लूटना की है, आज कैसे लूटना है, कल कैसे लूटना है। बस हम इमरजेंसी लीडर बनाए हैं, हमने लीडरशिप पैदा नहीं की। लीडरशिप पैदा होती है जिसको आप हवा की तरह दस्तयाब हो, खुशबू की तरह उससे खुशबू आती हो, उसकी बात में वज़न हो, उसकी बात में कोई कोल फेल का फ़र्क ना हो। ये नहीं कि जी ठीक है जी साहब बड़े आ गए हैं, माफ़ी जी, नो। जो हकायक है वो बयान करो। एक गवर्नर थे, यमन से आए, तो जब वो यमन से गवर्नर बन के आए तो उन्होंने अपनी तकरीर में सिर्फ ये कहा कि लोगों मेरी बात नोट करना, ये सवारी मेरी है और ये एक कपड़ा को जोड़ा मैंने जो पहना और एक मेरे साथ और है। जब मैं वापस जाऊं अगर इससे ज़्यादा मेरे पास हुआ तो मुझे कत्ल कर देना, मेरा कोई हक नहीं आपके ऊपर गवर्नरी करने का। इस तरह के लोग हमारे लीडर थे, इस तरह के बादशाह थे। पिछली सदी का सबसे बड़ा वाकया जो हुआ, 4000 साल पुरानी बादशाहत ख़त्म हुई थी ईरान की, रज़ा शाह पहलवी की। एटम बम से बड़ी बात है ये कि लोगों ने 4000 साल पुरानी बादशाहत तबाह कर दी। यही कौम जब खड़ी हो जाती है ना तो बादशाहतें गिर जाती हैं। साहब का मूड ख़राब था तो 1 घंटा घर ही पीछे कर दी थी रज़ा शाह पहलवी का। तो ये याशियाँ क्या हुआ फिर? क्या उस कब्र की जगह मिली? क्या कज़ाफ़ी को कुछ मिला? क्या सदाम को कुछ मिला? जो कौमें अपनी कौम का पैसा बाहर रखती हैं वो कौमें तबाह हो जाती हैं। जितने हमारे बिजनेसमैन हैं, जितने हमारे बड़े लीडर हैं, अगर इन्होंने 1 रुपया भी बाहर रखा है इनका हाल फ़िरौन से बुरा होगा। ये बात मेरी लिख लेना आप। अगर बहादुर शाह जफर के बच्चे आज कराची में मांग रहे हैं ना, उसकी नस्ल मांग के खाना खाती है, यही हाल इनका होगा। क्यों होगा? ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम भी एक निज़ाम है। जो कौम अपने कौम की वफादारी नहीं करती उस कौम के हाकिमों का यही हाल हुआ है। और देख लीजिएगा अब कि क्या क्या अजाब आएंगे फिर। बहुत सारी पेशन गोइयाँ की हैं अबू ज़रशाद साहब ने, अपना कीमती वक्त हमें दिया है। करते वो बात सख्त तरीके से हैं, लेकिन उनकी आवाज़ में एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आती है उस बंदे की जो यहाँ कारोबार करना चाहता है उसकी औलाद भी कारोबार करे, आप लोग भी कारोबार में शामिल हों, लेकिन बार बार 1996 से लेकर अभी तक वही रुकावटें, वही कहानियाँ मिले तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है। सर आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़े खुल खुला के बात करते हैं, बात करने का मज़ा भी आता है। उम्मीद है आपके लिए सब ठीक रहेगा। इस वीडियो के आने के बाद आप जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मौत का वक़्त मुकर्रर है। हाँ, इस तरह ही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। जज़ाकल्लाह खैर।